प्रॉपर्टीज इसी का बी नंबर था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बी नंबर। आज हम लोग का है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मीन्स क्या होता है? बढ़ जाना। बॉइलिंग पॉइंट का क्या बढ़ जाना। तो पहले तो इसमें भी आपको कंसेप्ट लेना होगा, देखना होगा जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। कोई डिफाइन कर सकते हो बॉइलिंग पॉइंट? अब जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तब हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ जाता है। बोलिए क्या होता है बॉइलिंग? So the temperature at which vapor pressure of substance is equal to the atmospheric pressure is called boiling point of that substance. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? Sir, 100 degree Celsius. एसीटोन का? एसीटोन का सर नहीं। इथाइल अल्कोहल का? और कोई? ठीक है, आप सही बोले। आज हम लोग का पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। जनरली बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग हम लोग ये समझते हैं कि किसी को बॉइल कर दिए, जितना भी बॉइल होने लगा वही इसका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ऐसा नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट को यदि आप समझेंगे अच्छे ढंग से तभी आप उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तो जैसे प्रीवियस में सारे पॉइंट को क्लियर करते हैं वैसे ही इसको भी क्लियर करो। बहुत ही आसान है और नहीं समझने पे बहुत ही हार्ड है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इस बात को देखेंगे, जो कोई जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट होता है, लिक्विड फेज में होता है। दूसरा उसमें सॉल्यूट आप मिक्स करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? यदि आप सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल ऐड करते हैं या वोलेटाइल भी ऐड, मान लीजिए वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल दोनों आप ऐड करते हैं, यानी ये अलग चर में एक बार नॉन वोलेटाइल कर दिए, दूसरे सॉल्यूशन में वोलेटाइल कर, तो ऊपर भी आपको क्या होगा, डिफरेंट आपको कंपोनेंट आ गया, तो निश्चित रूप से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, रेज कर जाए। यहाँ टर्म वेपर प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट को देखना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो इसके लिए एक सिंपल आपको ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए वाटर है, कंटेनर में वाटर है, घर में हम जनरली यूज करते रहते हैं, पानी गर्म करते हैं आप, वाटर से स्टार्ट, कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर से स्टार्ट किए, समझ में। तो मान लीजिए यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है, किसी कंटेनर में, और इसको यहाँ से हीट करने से क्या होगा, ये वेपर फेज में आना शुरू हो जाता है। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, प्रीवियस इतना पढ़ लिए, वेपर फेज में आ जाता है। क्या होता है इसके ऊपर, जैसे हम लोग घर में गर्म करते हैं किसी भी लिक्विड, जैसे वाटर को गर्म करते हैं, तो जो रूफ होता है उससे टकरा करके फिर आपको इस तरह से आ जाता है। और देखिएगा क्या, जब कुछ देर के बाद ये गर्म होता है, यानी धीरे धीरे गर्म होता है। आफ्टर दैट देखिएगा 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, वो डिपेंड करेगा कितना क्वांटिटी आप और कितना हीट दे रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि कुछ देर के बाद ये बॉयल उछालने लगता है, जिससे कहते हैं इससे बॉयल होने लगता है। तो ऐसा नहीं है जो हम लोग हीट किए, शुरू किए और तुरंत बॉयल, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, ये अंदर में इसका हीट बढ़ता है, क्लियर, और जब ये वेपर फेज में आना शुरू हो जाता है, और वेपर फेज में आना शुरू हो जाता है तभी वो बॉयल नहीं होता है। तो क्या होता है, यहाँ रूफ से कंटेनर का जो ऊपर वाला जो वाल होता है घर का, वहां से रूफ से वो टकरा करके ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। कुछ देर के बाद देखते हैं ये बॉयल हो जाता है। तो कंसेप्ट देखो, जब ये बॉयल हो गया उस समय इसका हम लोग क्या करते हैं, बॉयल होना शुरू हो गया उस समय इसका टेम्परेचर देखते हैं, मेजर करते हैं। तो वाटर के लिए मैं बोल रहा हूँ 100 डिग्री सी आपको मेजर होगा, और उसी समय में, जिस समय में 100 डिग्री सी इसका टेम्परेचर दिखा रहा है, तो प्रेशर भी इसका मेजर कर लीजिए। तो प्रेशर तो ऐसे मेजर होगा नहीं, प्रेशर कैसे मेजर होगा, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज सिस्टम यहाँ डेवलप करना होगा, ऐसे क्लोज कर देंगे इसे। लेकिन आपका ऐसा ऑब्जर्वेशन होगा, अगर जल्दी बॉयल करना रहता तो ऊपर से आप ढक्कन डाल दें,
खाना बनाते हैं ना, उसके ऊपर क्या करते हैं, ऐसे ढक्कन डालते हैं, तेज से बॉयल होता है। अगर 5 मिनट में बॉयल हुआ तो देखिएगा क्या 3 मिनट 2 मिनट लगेगा बॉयल होने। बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन है। क्यों ऐसा हुआ? जैसे ही क्लोज्ड आप यहाँ पे लिए तो टाइम, ये जो रेट आपको इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, ये थोड़ा फास्ट हो गया, लेकिन प्रेशर पे कोई आपको डिफरेंस नहीं हुआ। वो आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg। आप यहाँ पे ध्यान देना। मीनिंग ये हुआ, जब हम लोग इसका प्रेशर यहाँ मैनोमीटर अरेंज कर लेंगे और देखेंगे 760 mm ऑफ Hg हो गया, वो सब इतना बता दीजिए, जब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 1 एटमॉस्फेरिक आपको प्रेशर के बराबर हो जाए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस समय इसका टेम्परेचर हम लोग देखते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, सृष्टि के पापा बोल रहे हैं। जी सर, क्लास में है। मैंने वैसा ही ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे बताने का कोशिश किया। जो अभी देखे ना, घर में भी आप चाय बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, अपना भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होता है घर में करने का, अब करते हैं तो वहाँ यही सब काम होता है। हम लोग वहाँ उस समय ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आज जो पॉइंट है उसी से रिलेटेड है। आप गर्म किए, ये क्लोज नहीं है तो थोड़ा टाइम लगता है बॉयल होने में, इसे क्लोज कर दिए तो फास्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तब इसका प्रेशर मेजर किए, अगर ये बॉयल हो रहा है तो प्रेशर मेजर किए, यहाँ अरेंज कर देंगे मैनोमीटर, ऑलरेडी सबको पता है, इतना बता दिए हैं। तो मैनोमीटर जैसा यहाँ अरेंज करोगे तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, 760 mm ऑफ Hg हो जाएगा, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अगर इतना हो गया, उस समय इसका टेम्परेचर मेजर कर, उसी टाइम जिस समय ये 760 mm ऑफ Hg होगा, तो स्लो पहले वेपर फेज में गया होगा, प्रेशर बढ़ता होगा, ऐसे धीरे धीरे उसका प्रेशर इतना हो गया। पहले ऐसे गया वेपर फेज में, प्रेशर एग्जर्ट किया, वो ज्यादा अगर वेपर फेज में आना शुरू हुआ तो फिर प्रेशर आपको इतना हो गया, जो मैनोमीटर आपको दिखाएगा। अगर इतना प्रेशर हो गया, उस समय इसका टेम्परेचर देख लो। जिस लिक्विड को तुम बॉयल करो, जैसे वाटर को बॉयल कर रहे हो, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कहला है, TB, इसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट इस टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर यहाँ है, जैसे वाटर के लिए यहाँ बताए, जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, क्लियर, इसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मैंने ये हुआ, ये जो आपको वेपर फेज में गया, इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। जिस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ये सब्सटेंस बॉइल करना शुरू करता है। और यदि ये सब्सटेंस का मतलब जो भी लिक्विड हो, जैसा मैंने अभी शिल्पी अभी बताई, जो एक्चुअली इसका 100 डिग्री सी होता है, मैंने एसीटोन का पूछा, दूसरा भी तो सॉल्वेंट हो सकता है, जो 56 डिग्री होता है। जरिए तुम यहाँ एसीटोन का बात करोगे, एसीटोन का फॉर्मूला तुमको पता है, CH3 क्या होता है, CO और CH3, यही होता है एसीटोन। Yes sir. इसका 56 डिग्री सी होता है। एक और मैंने पूछा, अगर मान लीजिए इथाइल अल्कोहल होगा, ऐसा नहीं, ये सब याद करना है, ऐसे मैंने पूछा 78 डिग्री। हाँ गुड, 78 डिग्री कितना होता है, 78 पॉइंट कुछ होता है, 37 से कुछ ऐसा, तो 78 डिग्री मान के चलो, इतना होता है। तो ये क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इसका मैंने ये हुआ, जब इसका 100 डिग्री है तो 100 डिग्री पे इसका इतना प्रेशर हुआ होगा, 1 एटमॉस्फेरिक। इसका आपको 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसीटोन का इतना हुआ होगा। यानी जिस समय यहाँ रिप्लेस करके आप एसीटोन रखे होंगे, तो एसीटोन का भी वहां हम लोग मैनोमीटर में मेजरमेंट देखते रहेंगे या मेजर कर लेंगे, जितना हाइट गेन होता है Hg का। अगर उसका 760 mm Hg हो गया, एटमॉस्फेरिक के बराबर हो गया, उस समय एसीटोन का टेम्परेचर फिर मेजर किए, एसीटोन का टेम्परेचर मेजर किए तो आपको 56 डिग्री सी दिखाएगा। ये इसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसी तरह से इथाइल अल्कोहल के बारे में पूछे तो 78 डिग्री सी होता है। इथाइल अल्कोहल को यदि आप यहाँ पे आप हीट कर रहे हो, फिर वहां मेजर करेंगे, देखेंगे जो कितना आपको हाइट गेन हो रहा है मैनोमीटर में। अगर वो 760 mm Hg पहुंच गया, उस समय इसका टेम्परेचर देखेंगे, तो अगर 78 डिग्री सी हुआ तो ये 78 डिग्री सी क्या हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग कह सकते हैं, अभी डिफाइन देखिए, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस और लिक्विड इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस और लिक्विड। किसी भी सब्सटेंस और लिक्विड का वेपर प्रेशर
यदि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय उसका टेम्परेचर कितना है, उस टेम्परेचर को यदि हम लोग वहां पे मेजर कर लेते हैं तो वो टेम्परेचर उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है। यही है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया तो इतना साइंटिफिक वर्ड अपना याद करोगे। नॉर्मली कैसे समझोगे, तो बॉयल कर रहे हैं भाई, देखो बॉयल कर रहे हैं और ये क्या कहते हैं मैनोमीटर में देखते जा रहे हैं उसका हाइट कितना, ठीक है, स्केल से मेजर करते जा रहे हैं। 760 mmHg पे पहुंच गया, उस समय इसका टेम्परेचर मेजर कर लेते, जो भी लिक्विड रखे हो या जो भी सब्सटेंस। क्लियर। अगर उसका जो भी टेम्परेचर दिखाई दे रहा है तो इस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट हो, इतना तो याद रखा जा सकता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यदि इसका वेपर फेज, वेपर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर हुआ है, जिस टेम्परेचर पे उस टेम्परेचर को इस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। अब बात हम लोग करते हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट हम लोग का ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना। बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ जाएगा, तो जो ऑब्जर्वेशन है, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, वो आपको बताते हैं। आप घर में कभी चाय बनाने का अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप देखते होंगे बॉयल हो रहा है, अब पानी बॉयल हो रहा है, उसमें आप ग्लूकोज डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, देखिए रुक जाए। क्यों रुके? अब इसको थोड़ा सा यहाँ इरेज कर दें। अब यहाँ इरेज ये करते हैं, इसको क्लोज रहने देते हैं, ठीक है। ये रहने देते हैं, वीडियो में देख लेना। क्लियर, या स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ले लो। अब क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, जो मैंने अभी सिंपल ऑब्जर्वेशन आपको बताया क्या, तो इसमें ऐड कर देते हैं, वही है। अब बाहर से क्या किए, ग्लूकोज इस तरह से इसमें मान लीजिए C6H12O6, नॉर्मल ढंग से समझो, तुरंत हो जाएगा, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना वीडियो आपको दिए हैं उसको बोले समझने के लिए, इससे फायदा होता है जितना बोलते हैं तो 2 बार 4 बार देखोगे तो सब समझ में आएगा। हो सकता है बहुत सारा ऐसा मैटर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए 1 बार में नहीं आता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अपने आप आने लगेगा। जो मेन बात है उसका डिस्कशन मैंने किया है। यहाँ पे C6H12O6 जैसे आपने इसमें डिजॉल्व किया तो आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, ठीक है। एक छोड़ करके मान लीजिए ऐसा दिखाए, फिर आपको यहाँ छोड़ करके यहाँ दिखा रहे हैं, फिर ये छोड़ करके यहाँ दिखा रहे हैं, इस तरह से। अब इसका ये नॉन वोलेटाइल है, ये कंडीशन हम लोग का है। तो ये अगर नॉन वोलेटाइल है तो ये तो वेपर फेज में गया ही नहीं, और सबको पता है ये नहीं होगा, सबको पता है ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, इस तरह से। तो निश्चित रूप से देखिए ना, यहाँ पे वेपर ही यहाँ पे डिक्रीज कर गया, जो वेपर फेज में जा रहा था, चूंकि यहाँ पे नॉन वोलेटाइल ये जो ग्लूकोज है या कुछ भी मान लीजिए सॉलिड है, और ये क्या है आपको नॉन वोलेटाइल, ठीक है, ये कंडीशन है। तो जैसे ही इसमें हम लोग प्लेस किए तो ये इस सरफेस पे आ गया, और इसके कारण वेपर प्रेशर आपको क्या हुआ, यहाँ डिक्रीज कर गया। तो आप जैसे अभी बता रहे थे, चाय बना रहे, इसमें चीनी डालिए ना, आप देखिएगा रुक जाएगा, बॉइलिंग होना बंद हो जाएगा। अब क्या हुआ, कुछ देर छोड़ दीजिए, तो कुछ देर छोड़ दीजिए तो फिर तो जो आपको यहाँ पे सॉल्वेंट था वो तो वेपर फेज में आएगा ही, और यहाँ कंटेनर यहाँ देखिए रूप से कॉलिजन करके फिर नीचे आएगा, यहाँ स्ट्राइक किया फिर नीचे आया, तो उसका प्रेशर होगा धीरे 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 धीरे, जब ये 100 डिग्री सी पे आएगा, जैसे वाटर के लिए बात करें तो 100 पे आपको ये बॉइल नहीं होगा, कुछ देर और छोड़िएगा तो फिर देखिएगा वो बॉइल होना शुरू होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, 100 से ज्यादा पे वो बॉइल, मीनिंग ये उस समय यदि यहाँ पे मैनोमीटर अरेंज कर दें और उस समय उसका प्रेशर देखें तो प्रेशर वही रहेगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर उतना पे ही आपको बॉइल, तो प्रेशर वही रहेगा। लेकिन उस समय यदि ये टेम्परेचर हम लोग टीबी देखें तो टीबी क्या हो जाएगा, इसका आपको क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, यानी 100 डिग्री सी पे अगर आपको बॉइल हो रहा था वाटर ग्लूकोज मिलाने से, ये टीबी का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा आपको 100 डिग्री सी से। अब 100 डिग्री सी से ग्रेटर क्यों हुआ,
तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो आपको ये भी ना यूज किया जो उसमें आप लाए उसे सॉल्युबल होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगा, और ज्यादा टेम्परेचर पे ये वेपर फेज को मेंटेन कर, जैसे जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm नहीं आएगा तब तक तो बॉयल हम लोग बोलेंगे नहीं, और ये घट गया था तो कुछ देर छोड़ने के बाद वो मेंटेन कर देगा, ये आपको वेपर फेज में चला जाएगा उतना, क्लियर, यहाँ वेपर उतना हो जाएगा जिसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर आपको कितना हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। आप ऐसे भी छोड़ देते, क्लोज कंटेनर नहीं होता है, ऐसे भी छोड़ देते रूफ से इससे टकराता फिर धीरे धीरे कुछ देर के बाद देखिएगा वो जो ग्लूकोज उसमें डाले हैं ऐड किया वो फिर से बॉयल होना शुरू हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ जितना वेपर फेज में ये जा रहा था कुछ देर के बाद ये धीरे धीरे ये ज्यादा हो गया, ये मेंटेन कर लिया। मेंटेन का मतलब ये जितना ये इसके कारण डिक्रीज हुआ था कुछ देर के बाद ज्यादा हीट गेन करके ज्यादा टेम्परेचर गेन करके ये इस वेपर फेज को मेंटेन कर लिया। अब वेपर फेज को मेंटेन कर लिया तो धीरे धीरे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यदि बराबर हो गया उस समय यदि इसका टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं, ये टीबी जो बोले बॉइलिंग पॉइंट, इसे बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ये टीबी जो है ये क्या होता है 100 से वाटर के लिए 100 से क्या होगा ज्यादा हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ जो कोई भी सॉल्यूट यदि आप मिलाते हैं तो ज्यादा टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है उसे बॉइल करने की। ये सारे साइंटिफिक वर्ड हुआ, आप जानते हैं इस बात कैसे, आप जानते हैं सब्जी बनाना है ठीक है, उसमें कुछ आप डाल दिए तो और टेम्परेचर चाहिए तब ना होगा। पानी गर्म हो रहा है कुछ उसमें डाल दिए रुक गया तो फिर और ज्यादा टेम्परेचर होगा तब वो बॉयल होगा, नॉर्मल सा बात। उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है, उसको समझने के लिए साइंटिफिक वर्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं जो कहते हैं कि ये जो आपको वेपर फेज में जा रहा है ये मेंटेन करेगा अपने आप को, यहाँ पे मेंटेन करे। मेंटेन कैसे करेगा तो जितना कम हुआ था देखो ना पहले कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 1 2 3 4 है, अब 4 घट गया। तो ध्यान ऐसे ही समझने के लिए है जो ये वेपर फेज में अगर काउंट करके दिखाए तो 4 तो घट गया है इसको ऐड करने से, वो 4 यदि मेंटेन हो जाए, अगर ये बॉयल हो रहा था इतना पे तो 4 तो घटा, जैसे आप ऐड किए तो वो 4 यदि मेंटेन हो जाए यहाँ पे फिर से आ जाए ऐसे ऐसे ऐसे, उसके लिए टाइम लगेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। यदि फिर से ऐसा हो जाए तो इसका मीनिंग क्या हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको 1 atm दिखाने लगेगा, 1 atm पे पहुंच जाएगा, और 1 atm प्रेशर अगर पहुंच गया क्लियर या 1.013 बार, उस समय इसका टेम्परेचर देख लीजिए, वो टेम्परेचर आपको निश्चित रूप से क्या होगा ज्यादा, ये कंफर्म है, ये 100 से ज्यादा होगा, जिसका भी जो भी सॉल्वेंट लेंगे उससे ज्यादा, उसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मीनिंग ये हुआ जो पहले वाला था, पहले जो ओरिजिनल था उसको यदि हम लोग टीबी नॉट बोले तो देखिएगा, और इसे टीबी बोले जो पहले वाला था प्योर था, तो ये प्योर सॉल्वेंट हुआ। इसे यदि प्योर सॉल्वेंट बोले जिसको आप गर्म कर रहे थे या लिक्विड बोले तो इसका टीबी नॉट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट जो भी दिखाए नॉट करेंगे चूंकि प्योर है। आइए क्या हुआ जब उसमें मिक्स किए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कुछ भी मिक्स किए जो भी मिक्स है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो क्या होगा एलिवेशन हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो मीनिंग ये हो गया जो टीबी अब माइनस करेंगे टीबी नॉट तो यही देगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे डेल टी अब बी, देखिए यही है, इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग। मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आपको, जो पॉइंट हम लोग का फिर इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे अदर मेथड, लेकिन पहले समझेंगे तब ना जो क्या हुआ बॉइलिंग पॉइंट कैसे एलिवेशन हो गया उसका। तो टीबी माइनस टीबी नॉट जो लिखे ये चूंकि ज्यादा हो गया है, ये तो प्योर का था तो प्योर का कम था इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ दिखा रहे हैं आपको, इस दोनों को यदि माइनस कर देंगे तो वही ना चेंज हुआ, कितना बढ़ा ये ऐड करने के बाद, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद कितना बढ़ा, इतना बढ़ा, क्लियर। अगर इतना टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है, तो ये जो डेल टीबी इसी ही कहते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो तो क्लियर हुआ, समझ में आया, बोलिए विशाखा बोलो। यस सर। आया समझ में,
और बोलिए कोई। आ गया सर। यस सर, आ गया। उसी को हम लोग डेल टीबी बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपने वाटर गर्म कर रहा था, बॉयल हुआ, उसमें ग्लूकोज डाला, बंद हो गया, कुछ देर बाद फिर से बॉयल होने लगा। इसका मतलब क्या, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ गया। जो टेम्परेचर बढ़ गया, अब जो बॉयल होना शुरू हुआ, उस समय भी उसका प्रेशर 1 atm ही होगा, और फिर उस समय टेम्परेचर ये, इसमें से ओरिजिनल को घटा देंगे जो प्योर स्टेट में था, उसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। इतना हम लोग लिख लिए। इतना देखो डेल्टीवी का बात करेंगे, अब यहाँ थोड़ा सा लिख भी देते, जितना इसमें ऐड किए। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट लिख देते हैं, क्या होगा लिखिए। बॉइलिंग पॉइंट को भी डिफाइन कर देते हैं। ये सब जितना बोले उसको लिख ही दे, टाइम जाता है। लेकिन हम जो ये पढ़ा रहे हैं तो हम दूसरे को दिखाने के लिए नहीं पढ़ा रहे, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और जो अपलोड हो रहा है वीडियो, तो वो भी आप ही लोगों के लिए हो रहा है, प्रोफेशनली वो नहीं हो रहा है। ये बात आप समझिएगा। बॉइलिंग पॉइंट है, अब बॉइलिंग पॉइंट आपको बढ़ गया। पहले प्योर का बॉइलिंग पॉइंट, जब उसमें मिक्स किए नॉन वोलेटाइल, तो निश्चित रूप से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, लेकिन सबको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखना है, ये ध्यान रखना। ऐसा करें, बगल में ही लिखें। यस यहाँ लिख सर, हो देते गया, हैं। अरेंज कर दीजिए। यस सर। यहाँ लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लिखिएगा द टेम्परेचर at which the vapor pressure of substance or liquid is equal to 180 or 1.013 bar. That temperature is called boiling point of that substance or liquid, such as boiling point of water equal to 100 degree C equal to कितना 373.15 calorie at 1 atm equal to 760 mm of Hg at 1 atmospheric और 760 mm of Hg of pressure, 760 mm of Hg
प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सी होता है और केल्विन में इतना हो गया 373.15 और प्रेशर है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को 7 mm ऑफ एजी प्रेशर कहते हैं। इसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया। लिखिएगा, वही लिखिए जो बोल रहे थे, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस, देखो यहाँ पे द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर देख रहे हो, द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस और लिक्विड, लिक्विड का या कोई भी सब्सटेंस का इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेरिक और 1.013 बार। That temperature is called boiling point of that substance or liquid. हो गया, नीरज करें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाटर है, इसे मान लो इस तरह से हीट।
जो सब बोले ना उसे लिख भी दिए। लिखे इफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट का वाटर था या जो भी, देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड डिक्रीजेस, इसका वेपर प्रेशर ये आने के कारण क्या हुआ, डिक्रीज कर दिया, वही लिखे। इन ऑर्डर टू मेंटेन, यहां ध्यान देना, in order to maintain the vapor pressure of solution, in order to maintain vapor pressure of solution, the temperature must be increased by raising the temperature above the boiling point of pure solvent, जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था उससे ज्यादा करना पड़ेगा तब मेंटेन हो पाएगा क्या, इसका वेपर प्रेशर। उसी वर्ड को यहाँ पे लिखिए, क्लियर। अब यहां मान लेते हैं, इसके बाद नीचे लिखिएगा या यहां लिख दें, इसके नीचे लिखिएगा, लिखते हैं लेट, मान लेते हैं टीबी नॉट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर solvent and TB be the boiling point of solution। देखिए solution, then क्या होगा, elevation on boiling point, then elevation in boiling point equal to elevation in boiling point equal to, तो पता चल रहा है यहाँ लिख रहे हैं, कोई बोलो। नहीं सर, में नहीं पता चल नो रहा सर। सर, नहीं दिख रहा है सर। ये कट गया। यस सर। Oh my God. यहाँ तक ये पता चलता था ना सर, ट्राइपॉड टर्न कर यस दीजिए। सर। देखो नहीं ये सर इंक्रीज बाय के बाद क्या लिखे? उधर कर देते हैं थोड़ा सा। सर राइट साइड लिख दीजिए। हाँ सर दिख रहा है अब। यस सर, दिख रहा है। ठीक है, लिखें लेट टीबी नॉट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ऐसे हम बोलते भी रहते हैं तो उतना परेशानी नहीं होगा। टीबी नॉट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टीबी, इससे पहले वाले में लिखे थे ये टीबी नॉट किसके लिए था, प्योर के लिए, और टीबी किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, वही लिखे हैं। देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कितना हो गया, किसमें माइनस करें, क्वेश्चन आप बोलिए तभी बताइए क्या लिखेंगे यहाँ। टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, सबको पता चल गया। मुझे लगता है समझने में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, वर्ड भी लिख दिए, अब बोले भी, दिखाए भी, एक्सपेरिमेंटल टाइप से कैसे होता है, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टीबी या माइनस टीबी नॉट, और यहाँ करके हम लिखते, यहाँ लिख रहे हैं, और तो अब क्या लिखेंगे, डेल टीबी, यही नहीं चेंज हुआ, डेल टीबी इक्वल टू क्या हो गया, टीबी, टीबी किसका है, सॉल्यूशन का, और माइनस क्या, टीबी नॉट, ये किसका, एक बार फिर से लिख देते हैं, ये सॉल्यूशन का है बॉइलिंग पॉइंट, ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, क्लियर। अब ये, अब आगे हम लोग को देखना है क्या, जो टीबी है, देखो तो इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जो कैसे गया तो कैसे वेपर प्रेशर को मेंटेन किया, नो, इसमें किसी को परेशानी अब नहीं है, अब तो समझ में आ गया ना, इतना वेपर प्रेशर, इतना प्रेशर हुआ है ना, जो स्टेट ऑफ मैटर भी चल रहा था संयोग से ये, तो रॉयल्स लॉ, हेनरी लॉ, उसके बाद डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ, ये तीनों का कंपैरिजन करो दिमाग, यानी दोनों तीनों में क्या क्या बोला है, अगर तीनों को एक दूसरे से कंपैरिजन करोगे,
तब यदि कोई पॉइंट तुमको समझ में नहीं आया तो हमसे क्वेश्चन, तो जितना ये लिखा है ना, जितना बोले ना, और अच्छे ढंग से समझ में आए। जो हेनरी लॉ में हम लोग किस तरह से केएच का यूज करते थे, और राइट्स लॉ में मोल फ्रैक्शन जो लिखा जाता है वो किसका है, कौन सा कंपोनेंट का है, पी नॉट का क्यों यूज करते हैं, और डाल्टन्स लॉ में क्या होता है पार्शियल फ्रिक्शन। तो ये सब थोड़ा सा पढ़ करके अपना से कंपेरिजन करोगे, या फिर यदि तुमको प्रॉब्लम हुआ तो हमसे शेयर करोगे, यहाँ ये बात समझ में नहीं आया तो और अच्छे ढंग से आ जाएंगे ना, पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन समझ में आने लगे। इसी तीनों का कंपेरिजन करना था। यानी पॉइंट पे आते हैं, आया क्या, डेल टी बी, ये कितना है, चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है क्या वेपर प्रेशर का। एक वर्ड हम यहाँ पे लिखते हैं, इतना के बाद क्या लिखते हैं, तो डेल एक्सटेंड नोटेशन दीजिएगा, लिखिएगा डेल टी बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या ये हो सकता है जो प्रीवियस हम लोग लिखे थे डेल पी वन, देखिए तो ऐसे बगल में हम लिख देते हैं बाय एक्सपेरिमेंट। तो बाय एक्सपेरिमेंट हम लिख देते हैं, लेकिन आपको ये समझ में आया जो ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका ये क्या है, प्रीवियस है यार, एक भी कोई बोलिए वो क्या था, डेल पी वन क्या है, ये नंबर पढ़े ना, ये नंबर में क्या था, लोअरिंग वेपर Sir, प्रेशर, relative lowering of vapor pressure. वेपर प्रेशर, उसी में आपको आया था डेल पी वन। तो डेल पी वन हम लोग ऐसे करके लिखे थे और कहे थे वेपर प्रेशर लॉयरिंग हो गया, इसको लिखे थे क्या, पी वन नॉट, याद करें, और माइनस क्या पी वन लिखे थे ना, और इसे क्या बोले थे, लोअरिंग ऑफ, इसे क्या बोले थे याद है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या, ये देखिए तो ये जो जितना आपको रेज किया है, तो ये वेपर प्रेशर के ही ना कारण हुआ। जो प्योर का वेपर प्रेशर था तो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंच गया था, तब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट वो बॉइल हो रहा था। लेकिन ये जो रेज किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करने से, तो वो तो वेपर प्रेशर का ही ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चेंज इन वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर ही ना चेंज हुआ, बोलिए जितना रेज किया ये टेम्परेचर, तो वो वेपर प्रेशर ही ना चेंज हुआ। जैसे डाले थे देखिए ये हो गया, जिसके कारण ये जो लोअरिंग हुआ है वेपर प्रेशर, देखिए ये जो लोअरिंग हुआ वेपर प्रेशर, तो वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बराबर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेपर प्रेशर का लोअरिंग हुआ, यहाँ देखिए, और टीवी क्या हुआ, डेल टीवी क्या हो गया, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग। तो मीनिंग ये हुआ वेपर, जैसे बॉइलिंग पॉइंट यदि आपको बढ़ा है, इसका मतलब ये हुआ लोअरिंग क्या हुआ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो उसी को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर रेज किया, तो जो लोअरिंग हुआ था उसको मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर रेज हुआ, जिसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ये लिखे यहाँ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्लियर। इससे हम लोग को एनसीईआरटी क्या किया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया है, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी से हम उसे नहीं लिख रहे, अब बाय एक्सपेरिमेंट लिख दिया गया। तो इसी वर्ड को बाय एक्सपेरिमेंट करके वो लिख दिया है, तो आया कैसे, हम उस पर चले जाते हैं, तो एनसीईआरटी भी आपको क्लियर रहेगा। तो यहाँ ऐसा कर लिए, और आप जानते हैं क्या, इसका जो रिलेशन था, तो डेल पी वन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था x2 का, ये भी देखो। अब प्रीवियस देखो, यदि हम लोग इसका लोअरिंग लाए थे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x2 का था, यानी जो उसमें सॉल्यूट आप मिक्स किए थे ना, सॉल्यूट उस पर डिपेंड करता था, इसके P1 पे डिपेंड नहीं करता था। अगर कॉपी होगा तो उसमें बगल में देख लो। तो यदि दोनों देखिए, डेल P1 यहाँ x2 लिखा गया, और यहाँ पे देखिए डेल P1 जो है ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और डेल P1 डायरेक्टली, यहाँ देखो डेल TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल P1 का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका, और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका, तो ध्यान दें। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डेल इससे बोलते ध्यान से देखो, TB directly proportional x2. यस सर, हम लोग लिख सकते हैं डेल TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
X2. क्या X2 मोल फ्रैक्शन। सबको समझ आ गया? तो ले आए पॉइंट पे, देखो क्वांटिटिव रिलेशनशिप ले आए, यानी x2 पे ले आए। अब लिखिए, इरेज करेंगे। हो गया, इरेज करें? नहीं से अभी नहीं। कर दीजिए सर। विशाखा लिखने दो। सृष्टि, खुशी, हो गया? सर इरेज करें? यस सर, लिख लिया। यहाँ देखो, और करके यहाँ लिख रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, अपने से बोलिए। अपने से आप लिख सकते हैं डेल टीवी इक्वल टू क्या हुआ, x2। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे k रखते हैं अभी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब मल्टीपल देखो यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय x2, तो x2 यहाँ पे रख दिए, और आपको डेल टीवी इक्वल टू k मल्टीप्लाई ये x2 का वैल्यू क्या रखेंगे, बताए थे W2, बोलो कोई बोलो, M2 into W1। यहाँ क्या रखेंगे, W1 गुड, M1 से M1 इसके लिए और इसके लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ऐसा इसलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन रहेगा तभी तो एक फैक्टर को इग्नोर करोगे, ऑलरेडी प्रीवियस में दिखा दिया। तो एक फैक्टर को इग्नोर किए इसका मूल का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए। और करते हैं ये डेल टी बी इक्वल टू के। अब देखिए यहाँ इस M1 को इधर ले आते हैं और फिर इसको W2, तो ध्यान से देखना, इसे आप क्या बोलते हैं, अगर ये इन ग्राम है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे केजी बनाना होगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यस सर। टीवी इक्वल टू के, कैसा लाए, इसको आप क्या बोलोगे, मोलालिटी। इसे बोलेंगे मोलालिटी। तो यहाँ पे आ गया आपका स्मॉल m, इसे मोलालिटी कहते हैं। और करके लिखेंगे डेल टीबी इक्वल टू, इसे क्या बोलते हैं, ये देखिए कांस्टेंट में ये मोलर मास जो हम लोग का सॉल्वेंट का था, वो यदि मल्टीप्लाई होगा तो इसे कहा जाता है केबी। अब ये केबी लिखेंगे, देखो यहाँ पे केबी, और इससे क्या m, और करके लिखेंगे डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ क्या m, एनसीईआरटी क्या क्या इससे पहले लिख दिया, क्लियर, ऐसे को लिख दिया इक्वल टू, ऐसे करके और करके डेल टीबी इक्वल टू केबी, इसे हटा करके मल्टीपल क्या स्मॉल, यहाँ पे लिख दिया बाय एक्सपेरिमेंट, क्लियर।
अब वैसा नहीं है, आपको वो चीज दिखाई जाया कैसे, जब कांस्टेंट में ये मल्टीप्लाई हुआ तब इसे केबी बोलेंगे, ठीक है। इसे केबी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और यहाँ बोला जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। वेयर करके लिखेंगे, वेयर केबी इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है केबी। कैसे आया देखो यहाँ पे, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इट वाज फाउंड दैट मोलैलिटी ऑफ, या ऐसे कह सकते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इट वाज फाउंड दैट, फिर से बोल रहे हैं, इट वाज फाउंड दैट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इस पे डिपेंड किया। अब यहां से इसको हटाए तो केबी हुआ, इससे केबी रखा गया और इससे कहा गया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये मोलैलिटी से रिलेटेड है ना, तो इसे कहा गया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है, प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे। तो क्लियर हो गया, हम लोग का यही फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला हुआ, इससे भी आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मोलैलिटी, ये अच्छा यहाँ पे लिख दिए हैं, ये फॉर्मूला हुआ, मोलैलिटी का वैल्यू रखिएगा, आराम से आ जाएगा। आइए लिखिए, यूनिट लिखना है, यूनिट लिखना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। Proportionality constant Kb is called molar elevation constant. M1 कैसे हट गया? M1 हटा नहीं, M1 इसमें कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हुआ, तभी हम लोग Kb बोले। ये जो मल्टीप्लाई हुआ ना इस फैक्टर में, क्लियर, कांस्टेंट में ये जो इसका ये मोलर मास है प्योर सॉल्वेंट का, वो जो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तब इसे मोलर तब बोला जाता है इसे। इसका वैल्यू और लिखते हैं, देखो ना Kb इक्वल टू कैसे आया, बिब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है इसे। तो पहले इतना लिखने के बाद यूनिट लिखना, यूनिट क्या होगा, यहां लिखते हैं, पहले उसे लिख लो और उसके बाद बोलते हैं। लिखते हैं यूनिट ऑफ, या देखिए Kb, तो क्या होगा बोलो, यूनिट ऑफ Kb कितना, डेल Tb बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय क्या, मोलैलिटी। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, केल्विन। केल्विन इसे क्या बोलते हैं, केजी पर मोल। तो केजी केल्विन हो गया। और यहाँ पे मोलैलिटी का याद होगा, मोलैलिटी का क्या होता है, तो सब नहीं बोले बोलिए, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, मोल बाई मोल बोलो पर क्या, मोल नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इसमें In केजी ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं, मुझे पता है सॉल्यूशन बोली, इसलिए सॉल्व है, फिर से लिखना। तो निश्चित रूप से यहाँ पे केल्विन डिवाइड करोगे, दे यहाँ देखो n, आइए क्या केजी नीचे आया, तो क्या लिखोगे केल्विन, देखिए केल्विन, और यहाँ पे क्या आ गया केजी ऊपर, और क्या n मोल, इसी को केल्विन केजी ऐसे करके ये इसका यूनिट होगा। क्लियर, मोलैरिटी था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब पर केजी ऑफ सॉल्वेंट क्या था, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे केबी को बोला जाता है, केबी कैसे फाइंड होता है, केबी इक्वल टू होता है
ये भी याद रखना, फॉर्मूला छोड़ करके आज करके पूछा जा रहा है। केवी का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? केबी का वैल्यू तो दिया होगा ना क्वेश्चन में सर? दिया रहेगा, लेकिन फॉर्मूला पूछ देता है, इसके लिए लिखिए। कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू तो दिया ही नहीं रहेगा प्रॉब्लम में, लेकिन करता है क्या, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है और पूछता है कौन सा सही, इसलिए कहाँ से आया वो भी थोड़ा देखना। लिख दिए, कोई बड़ा बात नहीं है। लिखेंगे आर इक्वल टू क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो सबको पता है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। M1 जो भी आप देख रहे थे क्यों मल्टीप्लाई किए वहां पे, तो यहाँ पे आ गया। M1 इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास ऑफ किसका बोलो, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा? टीवी क्या होगा, टीवी क्या होगा, वीडियो म्यूट करो बाबू। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका होगा, सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन का सॉल्यूशन का। और यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया, आइए क्या होगा, ये क्या होगा, इंथैल्पीज ऑफ वेपोराइजेशन। ऐसे कैलकुलेट होगा। तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं केवी का वैल्यू, और ये प्योर सॉल्वेंट के लिए हुआ, तो जो टीबी है ना, तो नॉट नहीं लगा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे टीबी जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ये प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फाइंड किया जाता है, ये प्योर सॉल्वेंट। तो ठीक कर लेना था। तो क्लियर हो गया हम लोग का। अब इसका ग्राफ देखते हैं, फॉर्मूला याद हो गया, डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, मोलेलिटी का। ऐसे याद रखेंगे, आप मोलेलिटी आप जानते ही हैं, उसका फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, तो आप जो जो वैल्यू रहेगा प्लेस करो, टीबी का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। आगे ना समझ में, ग्राफ देखो, आप ग्राफ समझ में आ रहा है, प्रीवियस जितना ग्राफ ड्रॉ किए हैं वो सब समझ में आता है ना, कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो बोलना, ये चीज यहाँ पे समझ में नहीं आता। ठीक है सर। तो फिर से बता देंगे, ठीक है ग्राफ सर। समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखो इस तरह का है, ये क्या हुआ, वेपर प्रेशर है, और सारी इसी में रख देते हैं एटमॉस्फेरिक, और ये क्या है हम लोग का टेम्परेचर। यहाँ 0 से देखिए वैरी क्या, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पॉइंट को। तो यहाँ पे देखो इसे 1 atm, 1 atm इक्वल टू क्या होता है, 1.013 इस पॉइंट को। तो मान लीजिए कोई प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, तो हम लोग को जब भी है, जितना भी इसका वेपर प्रेशर होगा किसी भी टेम्परेचर पे, उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पे, तो निश्चित रूप से आपको इतना लाना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही आपको लाना है, तभी वो हम लोग देखते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या। तो मान लो इस टेम्परेचर पे जो तभी बताए, तो ये आपको टीबी, इसको लिख देते हैं टेम्परेचर, ये टीबी आपको नॉट प्योर के लिए। देखिए तो इस पॉइंट पे इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया, 1 atm, और ये क्या हो गया आपको, इस तरह से हुआ होगा सॉल्वेंट का।
इस तरह से दिखाने का मतलब क्या, ऐसे दिखा रहे हैं आपको, ये कर्व दिखा रहे हैं आपको। जैसे देखिए ना 0 है टेम्परेचर तो यहाँ है, फिर धीरे धीरे बढ़ाते 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 टेम्परेचर आपको ये कर्व जो दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे करके लिखा जाता है, इतना नहीं लिख रहे हैं, पहले समझा दिए। तो ये हम लोग का सॉल्वेंट है जो प्योर है। इस पॉइंट पे क्या हुआ, इसका ये बढ़ाते 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 देखो ये टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और क्या हो रहा है, ये वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। यदि यहाँ से एक बार फिर से दिखा दें आपको, तो आपको क्या हो रहा है, ये आपको देखिए टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, बढ़ते 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 कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया जो दिखाई गया। और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग देख लेते हैं टेम्परेचर कितना। बोले क्या, जब आपको 1 एटमॉस्फेरिक 760 mm ऑफ Hg हो जाएगा तो देखिएगा टेम्परेचर कितना है। तो जो टेम्परेचर आपको रीडिंग देगा वही उस सॉल्वेंट का क्या है, बोलिए बॉइलिंग पॉइंट है। तो वही लिख दिए, ये सॉल्वेंट है। फिर हम लोग क्या किए, उसमें मिक्स कर दिए नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल मिक्स किए तो निश्चित रूप से क्या होगा, इसका भी तो वही होगा, कुछ ना कुछ आपको टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाना पड़ा। तो ये प्योर के लिए था, जब ये सॉल्यूशन इसमें मिक्स हो गया, दैट मीन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स हो गया तो सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन का भी क्या होगा, इस तरह से आपको देखिए बढ़ते बढ़ते ये कर्व दिखा रहे हैं आपको। तो ये यहां से आएगा ऐसा, सॉल्यूशन में देखिए यहाँ 0 है, ये है इसका वेपर प्रेशर, बढ़ाते 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 यहां तक में यहां आया, क्लियर। और उसके बाद और बढ़ा है, तब ये बढ़ते 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 1 एटमॉस्फेरिक इस पॉइंट पे आ गया। तो ध्यान से देखिए, तो जब ये 1 एटमॉस्फेरिक इस पॉइंट पे आ गया तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रीडिंग देखते हैं तो कितना आया है उसका टेम्परेचर। तो यहाँ पे लिखते हैं TB इस पॉइंट को, और ये जो डिफरेंस हुआ, ये जो डिफरेंस हुआ, इस डिफरेंस को कैसे लिखे, TB माइनस क्या, TB नॉट। इसमें से इसको घटा लिए और इसी को हम लोग क्या बोले, डेल TB। देखिए तो ग्राफ से और ज्यादा क्लियर होता है। कैसे क्लियर होता है, तो सॉल्वेंट देख रहे हैं क्या, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो दे रहा है यहाँ, तो उस समय इसका टेम्परेचर ये है, और जब उसमें मिक्स हुआ तो सॉल्यूशन का क्या हुआ, इतना टेम्परेचर आपको बढ़ाना, तब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके बराबर हुआ। और इसके करस्पॉन्डिंग देखे यहाँ, तो जो आपको था टेम्परेचर, उस सॉल्यूशन का क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। तो मुझे लगता है जरूर आपको समझ में आया होगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखना था, ये देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस प्रेशर पे आपको देखना है कितना इसका वेपर प्रेशर, यानी दैट मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर हो रहा है कि। जिस समय 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर हो गया, देखिए यहाँ से चलते चलते 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर हो गया, तो प्योर के लिए हो गया, आइए किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो क्लियर हो गया। तो बी जो था हम लोग का, बी जो पॉइंट था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो भी आपको क्लियर हो गया। बोलिए ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, और क्या समझ में नहीं आ गया सर। आ गया सर। आ गया सर। और ये आप लोग बोलिए, ओम प्रकाश, उधर विकास, आया समझ में कि नहीं आया, ग्राफ आ गया समझ सर। में क्लियर हो गया ये। अब एनसीईआरटी आप निकालिए, पहला जो प्रॉब्लम है उसको देखिए, कम से कम एक प्रॉब्लम बनाइए होमवर्क में। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप एग्जांपल में, एनसीईआरटी है नहीं है, यस सर है। पढ़ के देखिए, आप ही पढ़िए क्या सर उसमें। पहला प्रॉब्लम आप ही पढ़िए। ग्राम ऑफ glucose is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. एक मिनट कितना ग्राम है ग्लूकोज, 18 ग्राम। ऐसे बना देते हैं 18 ग्राम। सर हमको कोई बार और बार इसमें म्यूट वाटर कर दे रहा है, हम बोलने जा रहे हैं तो। और उधर से वो कर दिया होगा। अच्छा तो म्यूट नहीं करना है, बोलने के लिए बोले हैं।
हाँ बोलिए तो एक बार, ये मान लीजिए वाटर है, सर- वाटर कितना है? सर water 1 kg. 1 kg, बिल्कुल सही। इसमें डिजोल्व किए कितना ग्राम ग्लूकोज ही डिजोल्व किया है? 18 gram of, yes sir, 18 gram of glucose. हाँ तो C6H12 को डिजोल्व कर H12O6. दिया। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़िए तो क्या है? Sir, at what temperature will water boil at 1.013 bar? हाँ तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कह रहा है, यानी हाँ 18 ग्राम जैसे इसमें डिजोल्व किए। तो ये केबी का वैल्यू दिया हुआ है ना? yes sir. केबी कितना दिया हुआ है? 0.5 Kelvin kg per mole. 0.05 No sir, 0.52. 0.52 केल्विन केजी Kelvin kg per mole. पर मोल, ये दिया हुआ है। क्लियर? Yes sir. तो कह रहा है कि जब ये इसमें आपको मिक्स हुआ तो कह रहा बताइए इस सॉल्यूशन का क्या होगा बॉइलिंग, यही क्वेश्चन हुआ। मुझे लगता है तुरंत आप लोग बना दोगे। हम लोग क्या फाइंड करना है, तो फाइंड ये करना है, देखिए डेल टी बी इक्वल टू क्या हुआ, डेल टी बी इक्वल टू क्या हुआ बोलो, टी बी और माइनस TB not. टीबी माइनस क्या हो गया आपको, टीबी टीबी नॉट। अगर ये हम लोग फाइंड कर दें, क्लियर, तो टीबी नॉट तो वाटर का पता ही रहता है, इस दोनों को ऐड कर देंगे, ये पता हो जाए सॉल्यूशन का। बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेल टीबी अभी क्या पढ़े, डायरेक्टिव प्रोपोर्शन किसका, मोलैलिटी का, Molality का. पढ़े। तो डेल टीबी इक्वल टू क्या लिखोगे, केबी, और यहाँ क्या मोलैलिटी, तो मोलैलिटी फाइंड कर लो, बनेगा या बना दें, कर दिए उतना। बन जाएगा सर। कह रहा है ये जब सॉल्यूशन में आ गया तो आप बताइए जो ये सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, क्वेश्चन का मीनिंग यही हुआ। तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग को ये जो रिलेशन है अगर ये निकाल लेंगे, देखो ना यहाँ पे ये फाइंड हो जाएगा। तो इसका तो पता है ओरिजिनल का वाटर का कितना होता है, प्योर का पता है आपको, अभी जस्ट लिखे थे इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373.15 केल्विन, लिखे थे इस प्योर का, ये पता है। अगर ये हम लोग फाइंड कर लें तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या टीवी नहीं पता चल जाएगा। आंसर बोलिए किसी का बना। तो डेल टीबी इक्वल टू, Sir, molality तो ये का वैल्यू दिया हुआ, 0.1 आया. हाँ इतना मल्टीपल इसका जो वैल्यू दिया हुआ था मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कैसे फाइंड करोगे, ये गिवन वेट, तो 18 इतना ग्राम, ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180, याद होगा 180 ग्राम. Yes. क्लियर, ये मोल हो गया। अब देखो फॉर्मूला पे नहीं है, फॉर्मूला पे इसलिए नहीं है तो ऑलरेडी इतना मोलैलिटी 2 महीना पढ़ाई, कम थोड़ी है, तो उस पे नहीं, ये फार्मूला पे ऐसे लिखना तो मुझे तो लिखिए, ऑलरेडी आपको आता है। जो मोल यहाँ पे फाइंड कर लिए और डिवाइड कर दिए, 1 kg है वाटर, पर्टिकुलर वाटर जो है उसका दिया हुआ मास 1 kg, तो 1 kg हो ही गया, ग्राम नहीं दिया हुआ तो मोलैलिटी आ गई। तो डेल टी बी इक्वल टू 0.52, यहाँ कितना 1 से डिवाइड, इतना ही ग्राम कट गया तो कितना हो गया बोलिए 0.1, ऊपर यहाँ से कटा, मोल केजी. तो यहाँ मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया 0.0 नहीं 52, देखिए इतना केल्विन हो गया। अब यहाँ पे रख दो, हम लोग को फाइंड करना था डेल टी बी इक्वल टू, वहां देखो टीबी या माइनस क्या टीबी नॉट, ये तो कैलकुलेट कर लिए आप, इसमें तो परेशानी नहीं है, ये कैलकुलेट कर लिए, आइए है ही आपको, यहां से देखो क्लियर है। तो टीबी और करके यहाँ लिखते हैं, अब टीबी इक्वल टू क्या होगा डेल टीबी अब प्लस क्या
टीवी नॉट क्या होगा, इसका वैल्यू यहाँ है ही और उसका वैल्यू वहाँ है, तो 0.052 देखो तो ठीक है। अब प्लस कितना हो गया तुम्हारा 373.15, दोनों केल्विन में है तो कितना हो गया 373.202 क्या केल्विन। Kelvin. आंसर देखो था इतना, ये हो गया। थ्री 373 वहां देखिए, वहां पे जैसा ही आप 18 ग्राम इसमें डिजॉल्व किए, तो 18 ग्राम जैसे ही इसमें डिजॉल्व किए ग्लूकोज, तो देखो इतना इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। पहले कितना था 15, देखिए 373.15, ऐसे देखिए 202, दैट मीन्स इतना का एलिवेशन हुआ, उतना टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ गया, तब जाके वेपर प्रेशर क्या हुआ। ग्राफ बनाए थे, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया 1 एटमॉस्फेयर, यही कहना चाह रहे। तो हम लोग का जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो 2 हो गया, अब 2 बचा हुआ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा भयानक, उसे देखना होगा। एजियोट्रॉप मिक्सचर है, तो ये पढ़ा लेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, उसके बाद एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ाएं। तो जब ये सब अच्छे ढंग से आप कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा कंसेप्ट हो जाता है सॉल्यूशन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। जो भी रहता है सब प्रॉब्लम देंगे, देखिएगा ना कैसे तुरंत। अगर आप बढ़िया से उसे देखते हैं, बढ़िया से वीडियो में देख लेते हैं, अपना बढ़िया से लिख लेते हैं, जो जो बोल रहे हो दिमाग में गया वो आप समझे कि नहीं समझे, इतना जो किया जा रहा है तो समझ में आया कि नहीं, सारे बातों को अगर कर लेंगे तो हो जाए। इसमें सेकंड पे एक प्रॉब्लम और देख लीजिए, वो बन जाएगा या बना है। अदिति बोलिए तो सेकंड प्रॉब्लम बन जाएगा क्या आप लोगों से। Sir, the boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. ठीक, बेंजीन का दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक। When 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 19 gram of benzene, the boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of. Calculate the molar mass of. Yes, sir. ठीक है, मोलर मास कह रहा है तो मोलर मास तो हो ही जाएगा, वही फार्मूला रखिएगा। तो मोलर मास आपको निकालना है जो नॉन वोलेटाइल को बेंजीन में जो आपको ऐड किया, जो सॉल्यूट उसमें ऐड किया। तो फार्मूला हम लोग का सेकंड जो प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम वही डेल टीवी का वैल्यू दिया हुआ है, इक्वल टू ये केबी दिया हुआ है, और मोलैलिटी आपको क्या W2, अब ये लिखना पड़ेगा, और यहाँ M2 देखो यहाँ पे, W1 और यहाँ क्या M1 ये लिखना पड़ेगा। तो कह रहा है ये जो W2 ये जो सॉल्यूट था इसका गिवन वेट दिया हुआ है जो उसमें मिक्स ये निकालने का, और सब चीज दिया हुआ है बोलिए। तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, इधर आ जाएगा तो KB, यहाँ पे देखो W2 और क्या M1 कैसा बाई कार्ड, इसको इधर ले आए हैं, ठीक है। W1 यहाँ पे पहले लिख लेते हैं डेल टीबी, हाँ ठीक है, del TB into W1 ये फाइंड हो जाएगा क्या, इसका वैल्यू है ही, सबका तो है ही। W2 सॉल्यूट है, ये देखना जो मिक्स कर रहे हैं, जैसे इसमें ये 18 ग्राम, उसको रख देंगे, ये भी हो गया। नेक्स्ट पूरा वो भी एक क्लास लगेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो ज्यादा थोड़ा बोले जो इस सबको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से तो समझना आएगा, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कोशिश करेंगे जो और अच्छे ढंग से आपको हो जाए। एनीवे आज रहने दीजिए, ओके, दैट्स ऑल।